जब आपकी पत्नी अचानक अमीर हो जाए, उसे तुरंत तलाक दे दें। एक पल की भी हिचकिचाहट का मतलब है आप हार गए। जिस दिन शेन याओ जांगचांग में सबसे अमीर व्यक्ति बनी, मैंने सीधे मेरी संपत्ति को आधा मैंने सादा बांट दिया और निर्णायक रूप से निकल गया और निर्णायक रूप खून से लथपथ आंखों से उसने मेरा गला घोंट दिया। लू जेटुआन, तुम बहुत क्रूर हो। 10 साल तक मैंने जिस सुअर को पाला वो आखिरकार मोटा हो गया और आखिरकार उसे मारने का समय आ गया। कौन इस जबान को समझ सकता है? मैं शायद पहला आदमी होऊंगा जो सिर्फ इसलिए तलाक चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी अमीर हो गई है। वजह कुछ और नहीं थी। मुझे पता चला कि शेन याओ अफेयर करने की योजना बना रही थी। ये होने से बस एक कदम दूर था। सदमे और दिल टूटने के एक पल के बाद मुझे वास्तव में 5 साल पहले राहत मिली जब उसकी कंपनी को निवेश का पहला दौर मिला और वह फल फूलने लगी। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि यह दिन आएगा। लोग कहते हैं कि जब पैसे होते हैं तो आदमी खराब हो जाते हैं। क्या औरतें भी वैसी नहीं होती? शेन याओ को यह कभी नहीं पता होगा जिस दिन उसने और निंग चुआन ने उसके अफेयर के बारे में बात की थी। मैं स्टडी रूम के बाहर कॉफी का कप पकड़े खड़ा था। टीवी स्टेशन की खूबसूरत शेन एमसी शेनजिंग ठीक नहीं है। आप क्या सोचते हैं? निंग चुआन ने पूछा। शेन याओ ने उदासीनता से जवाब दिया, आप थोड़े बहुत निर्दयी हैं, है ना? फिर आपने उसे मसेराटी क्यों दी? अगर आपके पास पैसे भी हैं तो भी आपको उन्हें इस तरह खर्च नहीं करना चाहिए। मेरी उंगलियां कस गईं। मेरा दिल ठंडा हो गया। मसेराटी वाकई बहुत बड़ा तोहफा था। फिर मैंने शेन याउच की कुछ थकी हुई आवाज सुनी, ये तो बस एक कार। हाँ, तो पहले मैं उसे तुम्हारे लिए चुन लूं। कौन जानता है, हो सकता है एक दिन तुम अपना मन बदल लो। जो भी हो, ये तुम पर निर्भर है। शेनजिंग का विषय समाप्त हो गया। दोनों अपने प्रोजेक्ट सहयोग पर चर्चा करते रहे। ये दो महिलाओं के बीच दोपहर की चाय पर होने वाली गपशप की तरह लग रहा था, कुछ खास नहीं। बस अफसोस की बात है कि उस दिन कॉफी का कप मेरे पेट में चला गया, जिससे मैं पूरी रात जागती रही। विडंबना यह है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम इतने गरीब थे कि शादी का भोज भी नहीं कर सकते थे, और अब शेन याओ मेरे लिए एक भव्य शादी की तैयारी कर रही थी। एक तरफ उसे मेरे प्रति अपराध बोध था, लेकिन इसने उसे दूसरे आदमी को खुश करने की कोशिश करने से नहीं रोका। वह मानव हृदय अप्रत्याशित है। उथले पानी में जहाज आसानी से फंस जाता है। तलाक। मुझे निश्चित रूप से तलाक लेना था, और किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके। मैंने तुरंत अपने वकील से मुलाकात की। हाय जो। मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई। संयोग से लॉबी में लटके टीवी पर शेनजिंग एटम प्रसारित हो रहा था। शायद इसी कार्यक्रम के माध्यम से शेन याओ से मुलाकात हुई थी। युवा उज्जवल मेजबान तेज बुद्धि के साथ सुरुचिपूर्ण ढंग से बोलते थे, धीरे मास्तीरे उन अमीर लोगों से बात करते जिनके पास आम लोग शायद ही पहुंच पाते हों। फिर भी उन्होंने एक भी दोष नहीं बताया। हे जो मेरे एक पुराने सहपाठी हैं, अब एक प्रसिद्ध तलाक के वकील हैं। मुझे स्क्रीन पर घूरता देखकर वो मुस्कुराया और पूछा, लेतुआन, क्या तुम्हें लगता है कि शेनजिंग तुम्हारे जैसा दिखता है? मेरा गुस्सा तुरंत भड़क गया। मेरे जैसा कहाँ? मैं गुर्राया। शेनजिंग एक ठेठ औरत जैसा सुंदर लड़का है, जबकि मैं एक असली आदमी। हेजो ने उलझन में आंखें झपकाईं। वो ऐसा ही कहता है, वो ऐसा ही कहता है। हमारे क्लास रियूनियन के दौरान लोगों ने इसे उठाया भी। मैंने भौं से कौड़ी और उपहास। क्या दुर्भाग्य है। शेनजिंग पे चर्चा करने का मूड नहीं है। मैं सीधे मुद्दे पे आ गया। मैं शेन याओ को तलाक देना चाहता। हेजो की आंखें चौड़ी हो गईं। लुजेतुआन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतने सालों की मुश्किलों के बाद आखिरकार तुम अपनी मेहनत का फल पा रहे हो और तुम तलाक चाहते हो? मैंने आंखें घुमाई। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता हूं जो शादी का मजाक उड़ाता? हमारे सहपाठियों ने देखा था कि जब शेन याओ की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, तब मैंने सावधानी को हवा में उड़ा दिया था। इसलिए हेजो का चौंकना लाजमी था। तुमने उसे तब शादी की थी जब वो सबसे गरीब थी, और तुम उसे गरीब थी और तुम उसे तब छोड़ रहे हो जब वो लू जेटुआन, क्या तुम्हारे पास जमीर है? मैंने कॉफी का घूंट लिया और धीरे से जवाब दिया, मैं उस समय की गरीब औरत को अब भी पकड़ सकता था, लेकिन अब जांग चांग की सबसे अमीर महिला टाइकून। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी उसे काबू में रख सकता? तुमने कितने तलाक के केस हैंडल किए हैं? मुझे लगा कि तुम इसे सबसे अच्छे से समझो। क्या तुम तलाकशुदा वकील ही नहीं हो जो इंसान के दिल के अंधेरे और कुरूपता को सबसे ज्यादा जानते हो? ये जो काफी देर तक अवाक रह गया। आखिरकार उसने अपनी जीभ चटकाई और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या शेन याओ ने तुम्हें धोखा दिया? तकनीकी तौर पर वो बस एक कदम दूर है, तो तुम्हें उसे अभी इस तरह सजा देना बंद कर देना चाहिए। क्या ये बहुत ज्यादा क्रूरता नहीं है? मैंने उपहास किया। अगर मैं अभी क्रूर नहीं हूं तो वो बहुत जल्द क्रूर हो जाएगी। मैंने आगे कहा, मुझे बताओ, तुमने जो तलाक के मामले देखे हैं, क्या संपत्ति का बंटवारा प्यार के बजाय अपराध बोध पर आधारित होता है? अगर मैं उसके नए प्रेमी के आधिकारिक रूप से राजगद्दी संभालने तक का इंतजार करूं तो मुझे कितना मिल सकता है? क्या मुझे उनके चेहरे नहीं देखने पड़ेंगे? मैं खुद को कभी निष्क्रिय स्थिति में नहीं आने दूंगा। हिजो मेरे शब्दों से इतना भर गया कि बोलने में असमर्थ हो गया। लू जेटुआन, तुम्हारी शांति मुझे डराती है। आओ। मैं हल्का मुस्कुराया। ये शांति मैंने पिछले 5 सालों में सीखी थी। शेन याओ के बगल में बैठे पुरुष सचिव शेनजिंग के अलावा हैंग भी उसे लालच भरी नजरों से देख रहा था। हाँ,
मुझे अब ये भी याद नहीं था कि वो कौन सा दिन था, लेकिन मैं दोपहर के भोजन के लिए शेन याओ को खोजने गया था। गलती से उसके ऑफिस के दरवाजे की दरार से झांक रहा था। मैंने देखा कि हिचांग शेन याओ अज्ञात की ड्रेस की जिप लगा रहा। उसके बाद उसने सोच माइनस समझ कर अपने लंच बॉक्स से गर्म हैंगओवर सूप का एक हिस्सा निकाला। उसने उसके सामने ध्यान से कपड़े बदले। वो हमेशा मना कर दिया, लेकिन उस दिन जब ड्राइवर लंच बॉक्स घर लाया तो मैंने जो हैंगओवर सूप बनाया था वो बिल्कुल भी नहीं छुआ था। मैंने जो गांठ बांधी थी वो भी नहीं हिली थी। मेरी उंगलियों से सिगरेट की राख गिर गई। हे जो ने भरते हुए मेरी तरफ देखा। जैतुआन, मुझे वास्तव में अपने ग्राहकों को तुमसे सीखने देना चाहिए। मैंने अपनी सिगरेट पकड़ी और हल्की मुस्कान दी। ये बेकार है। वे न तो छोड़ने को तैयार हैं और न ही इतने निर्दयी हैं। छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि वे ऐसी उत्कृष्ट पत्नी को किसी और को नहीं देना चाहते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि वे चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। वे अपवाद हैं। केवल जब सारा स्नेह पूरी तरह से खत्म हो जाता है और चेहरे फट जाते हैं तो वे आखिरकार छोड़ देते हैं। इस वजह से वे पर्याप्त निर्दयी नहीं हैं। जो लोग बहुत लालची होते हैं वे व्यक्ति और धन दोनों चाहते हैं, अंततः दोनों खो देते हैं। लेकिन मैं अलग हूं, क्योंकि कोई भी मेरे जैसा नहीं हो सकता। हमेशा शादी में एक रास्ता खोजता रहता है। स्वाभाविक रूप से मैं बिल्कुल तलाक लेने जा रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे अभी भी एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना था और शेन जी को सुविधाजनक रूप से सिखाना था सबक। उस रात डिनर के दौरान मैंने जानबूझकर शेन जिंग अज्ञात के रूप में लगाया। ये शेन याओ वाला एपिसोड था। एबे, उसने अपना चेहरा छुआ, मुस्कुराई और पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हें भी लगा कि मैं उस दिन बहुत सुंदर लग रही थी? उसने बिना किसी अपराध बोध के अविश्वसनीय रूप से स्वाभाविक व्यवहार किया, जिससे मुझे लगभग विश्वास हो गया कि मसेराटी वास्तव में एक खिलौना है। शेन याओ, मैं भी एक कार जीतना चाहता हूँ। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से पूछा, ओह, आपको एक विशिष्ट कार मॉडल पसंद करते हुए देखना दुर्लभ है। चलो कल साथ में कार देखने चलते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उसे छिपे अर्थ के साथ देखा। ये एक मसेराटी है। उसकी मुस्कान एक पल के लिए लड़खड़ा गई। फिर उसकी आंखों ने मुझे थोड़ा परखा। क्या आपको लैंड रोवर पसंद नहीं आया? मैंने अपनी उंगलियां टेबल पर थपथपाई और हल्के से मुस्कुराया। लैंड रोवर से बेहतर है, जब तक कि ये मसराटी से महंगी न हो। कुछ ही समय बाद शेनजिंग और मेरे बीच आखिरकार सीधी भिड़ंत हुई। उसकी मासेराती मेरी रेंज रोवर से टकरा गई। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। दुर्भाग्य से उसकी कार इतनी मजबूत नहीं थी। शेनजिंग अपनी कार के बगल में खड़ा था। उसका चेहरा बेबसी से भरा था। उसकी आंखें मेरी कार के सामने गुस्से से घूर रही थीं। तो लग्जरी कारों की टक्कर से तुरंत भीड़ जमा हो गई, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। श्री शेन, कैमरे ने आपको अवैध ह्यूमाइनस टर्न लेते हुए रिकॉर्ड किया। आपकी पूरी गलती है। शेनजिंग ने अपनी कार के क्षतिग्रस्त दरवाजे, टूटी हुई हेडलाइट और मुड़े हुए फ्रंट बम्पर को देखा। क्या आप थोड़ा पीछे नहीं हट सकते थे? मैं पहले से ही अंक कटने के लिए तैयार था। अब देखिए, हमारी दोनों कारों की मरम्मत की जरूरत है। उसकी आंखें लाल थीं, ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे उसे धमकाया गया हो। उसके सहज भाव ने ट्रैफिक पुलिस को भी चौंका दिया। पास में खड़ा एक गुस्सैल पुरुष ड्राइवर अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं सका। आप लोगों को रास्ता देने के आदी हो गए हैं। आपको लगता है कि रेंज रोवर चलाने वाला आपसे डरता है। कितना ताज़ा है। जैसा कि उम्मीद थी, जादू ही जादू को हरा सकता है। मैं कुछ देर तक देखता रहा और फिर धीरे से अपनी कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। शेनजिंग ने तुरंत मुझ पर अपना गुस्सा निकाला। तुम इतनी धीमी गति से गाड़ी चला रहे थे, सड़क को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मॉल में टहल रहे हो। मैं आगे निकलना चाहता था, लेकिन तुम मेरा रास्ता रोक रहे थे, है ना? मैं जल्दी में था। मेरे पास गैस पर पैर रखने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी आवाज अचानक रुक गई और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैं धीरे से मुस्कुराया। इतनी अच्छी कार चलाते हुए फिर भी पैसे कमाने के लिए काम पर भाग रहे हो। ऐसा लगता है कि एक मसराटी आपकी किस्मत नहीं बदल सकती। शेनजिंग ने अपने दांत पीस लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक शब्द भी नहीं बोला। वो वापस अपनी कार में गया और पुलिस से ठंडे स्वर में कहा, जल्दी से इसे निपटाओ, मैं नुकसान की भरपाई करूंगा। पुलिस ने सिर हिलाया और जल्दी से ट्रैफिक को साफ करने का निर्देश दिया। मैंने उसे पीछे हटते हुए देखा। मेरी आंखें सोच में डूबी हुई थी और मैं एक ठंडी हंसी हंसा। मैं तलाक के लिए उत्सुक था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि शेनजिंग मुझसे भी ज्यादा हताश होगा। शायद वो अभी तक अपनी गाड़ी मुझसे टकराने का गुस्सा नहीं पी पाया था। कुछ दिनों बाद मुझे निंग चुआन के फोन से भेजा गया एक वीडियो मिला। वीडियो में 4 लोग एक मांग टेबल पर बैठे थे। शेन याओ शेनजिंग के ठीक बगल में बैठी थी। उसका दाहिना हाथ इशारा कर रहा था और प्रभावशाली तरीके से निर्देश दे रहा था। शेनजिंग ने उसकी तरफ देखा और प्यार से कहा, बहन बहन, मुझे बताओ कि कौन सी टाइल खेलनी है। मैं बहुत घबरा रही। शेन याओ ने उसे प्यार से देखा। अगर तुम हार गए तो इसे मेरे टैब पे डाल दे। जब शेनजिंग ने टाइल खींचने के लिए अपना सिर नीचे किया तो टेबल पर मौजूद लोग हंस पड़े। उसके बाल उसकी आंखों पर गिर रहे थे। शेन याओ ने पूरी तरह से स्वाभाविक रूप से उसे अपने बालों को पीछे करने में मदद की। अच्छा खेला, ठीक है। मैं कांप गया। अपने फोन को कसकर पकड़ लिया, फिर गुस्से में उसे बेड पर फेंक दिया।
मेरे सीने में खटास और पीड़ा दोनों का एहसास हुआ। मैं स्थिर नहीं रह सका। मेरे सिर में खून दौड़ रहा था। मेरे हाथों को मेज के किनारे को कसकर पकड़ना पड़ा ताकि मैं शांत हो सकूं। वो जिस व्यक्ति के साथ संबंध बना रही थी वो शेनजिंग नहीं था। शायद मैं उसे आशीर्वाद देने के लिए पर्याप्त उदार हो सकता। इसके तुरंत बाद निंगचुआन ने फोन किया। उसने फोन पर चिंतित होकर अपना बचाव किया। मैं उस वीडियो को वापस नहीं भेज सकता। मेरा वास्तव में ऐसा करने का है। मैंने उसे नहीं भेजा था। कृपया शेन याओ को न बताना। मैंने शांति से उत्तर दिया। मुझे पता है कि वो तुम नहीं थे। उसने राहत की सांस ली। ज्यादा मत सोचो। क्या तुम नहीं जानते कि शेन याओ तुम्हारे बारे में क्या महसूस कर? वो सिर्फ एक सामाजिक बातचीत थी। मैंने उपहास किया। तो तुम उसे अपने साथ नीचे खींचना चाहते? निंगचू और तुरंत ठंडे पसीने से तर हो गया। हाँ हाँ, तुमने सही समझा। ये मेरी गलती है। मैंने बोरियत महसूस करते हुए फोन रख दिया। मुझे उसकी एक भी बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक बात में वो सही था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे फोन पे वो वीडियो भेज सके। शेनजिंग जैसा कोई शख्स ही ऐसा कर सकता है। एक पढ़ा माइनस लिखा इंसान जो बड़ों का सम्मान करता हो और अपने से छोटे लोगों की बात मानता हो, फिर भी ऐसी गंदी चालें चलने की हिम्मत करता। निंगचुआन ने एक बार कहा था, मैं उसे तुम्हारे लिए चूम लूं। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि वो भी शेनजिंग को पसंद करती? मैंने शेन याओ के सम्मान में कुछ नहीं किया था। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि शेनजिंग उसका फोन हासिल करने में कामयाब हो गई। मैंने तुरंत हिजो को फोन लगाया। कैसे हो? क्या तुम एक हफ्ते के अंदर तलाक का एग्रीमेंट तैयार कर सकते हो? अच्छा, पुराने सहपाठी, मुझे उम्मीद थी कि तुम थोड़ा शांत हो जाओगे। अगर कल तक नहीं हुआ तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। ठीक है, मैं अभी करूंगा। अब शेन याओ से साफ माइनस साफ बात करने का समय आ गया है। सीईओ के दफ्तर में घुसते ही मैं सीधे मुद्दे पर आ गया। राष्ट्रपति शेन, मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। चैन याउच ने अपनी कोहनी डेस्क पर रखी, अपनी उंगलियां आपस में फंसाईं और मुझे खोजी निगाहों से देखा। तुम मेरे पति हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। मैं आगे झुकी। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। अच्छा, मुझे कुछ चाहिए। है ठीक है, शब्द दर शब्द है। मैंने धीरे से कहा। मासेराती लेवेंट की चाबियां। आखिरकार उसका धैर्य टूट गया। उसके हाव माइनस भाव तेजी से बदल रहे थे। हम कुछ सेकंड के लिए एक माइनस दूसरे के सामने थे। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। अंत में उसने असहाय होकर मुझे मनाने की कोशिश की। वो कार बहुत मूल्यवान नहीं है। तुम कभी भी तुच्छ व्यक्ति नहीं रहे हो। लेकिन मैंने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। मैंने बस पूछा, क्या राष्ट्रपति शेन उसे वापस ला सकते हैं या नहीं? शेन याओ ने मुझे गौर से देखा, जैसे कि ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि मेरे शब्दों में कितनी सच्चाई। मैंने उसकी निगाहों को बिल्कुल भी नहीं टाला। उसने अपने दांत पीसते हुए अपने मंदिरों को रगड़ने के लिए एक हाथ उठाया। अंत में उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसे कल तुम्हें दूंगा। मैं शेन याओ से पहली बार इतना सीधा बोल रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही काफी। मैंने हल्की मुस्कान दी, हल्के से धन्यवाद कहा और जाने के लिए मुड़ गया। ये जैसे ही मैंने दरवाजे की नोक पकड़ी, पीछे से शेन याओ अज्ञात की आवाज आई। जचवान, क्या तुम ईर्ष्यालु हो? नहीं। मैंने न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया, बस उदासीनता से जवाब दिया। तुम जो चाहो सो सकते हो। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, डेस्क से चीजें झाड़ने की आवाज अंदर से गूंजी। उसके बाद डेस्क पर एक जोरदार मुक्का पड़ा, जिसे एक जोरदार गूंजती हुई आवाज हुई, हंसती हुई। दरवाजे के बाहर सचिव हेचांग ने मुझे घबराहट में देखा। मैं धीरे से मुस्कुराया और लिफ्ट में चढ़ गया। बस इतने काफी था। एक बार निर्णय हो जाने के बाद आगे धमकियों की कोई जरूरत नहीं है। मैसेराटी लेवांते की चाबियां लेने के बाद मैं तुरंत शेनजिंग से आमने माइनस सामने मिलने टीवी स्टेशन गया। नीचे कैफे में शेनजिंग देर से आया और देख रहा था। थक गया। तोहफा वापस लेना शायद अच्छा नहीं लगा। क्या या? मैंने हाथ उठाकर इशारा किया। मिस्टर शेन, कृपया बैठिए। जैसे ही उनकी नजर मेरे कॉफी कप के पास रखी कार की चाबियों पर पड़ी, उनकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। इसके तुरंत बाद वे बिना किसी विनम्रता के ठंडे स्वर में उपहास करते हुए भारी होकर बैठ गए। मिस्टर लू, क्या आप आज यहां दिखावा करने आए हैं? उन्होंने अपने बालों में हाथ फेरा और मेरी ओर बिना किसी विरोध के देखा। अगर राष्ट्रपति शेन वाकई इसे अपने रुतबे से वापस लेना चाहती हैं तो वे इसकी भरपाई इससे भी महंगे तोहफे से करेंगी। हाँ। मैंने उन्हें शांति से देखा। बेशक मैं इतनी सरल सी बात समझती हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेनजिंग ने आंख उठाई। इसके अलावा आपकी हरकतों से उनकी बहुत बदनामी हुई है। मैं चुपचाप उनके खत्म होने का इंतजार करता रहा, फिर धीरे से कार की चाबियां उनके सामने रख दी। उनकी प्रतिष्ठा मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरी आंखें ठंडी थी। मिस्टर शेन, मासेराती मुझे दिखाने लायक नहीं है। मैंने उसे सिर्फ इसलिए वापस ले लिया क्योंकि मैं चाहता था। मैं जानबूझकर एक पल के लिए रुक गया। वो तुरंत सतर्क हो गया और मेरी तरफ घूरने लगा। मैं धीरे से मुस्कुराया और लापरवाही से कहा, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से तुम्हें देना चाहता था। शेनजिंग ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसका स्वर तीखा था। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने धीरे से जवाब दिया, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसे छीनने की अनुमति नहीं है। समझो, मेरे अच्छे छोटे भाई। एक पल में उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ में कॉफी का कप कांप रहा था और कॉफी छलक रही थी।
उसने जल्दी से कप नीचे रख दिया। मैंने अपनी बाहें पार करके उसे ठंडे भाव से देखा। इस समय वो आत्मरक्षा में अपने कांटे उठाए हुए हाथी की तरह था। हाँ, शेनजिंग मेरा सौतेला भाई है। आज से पहले हमने 20 साल से एक माइनस दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए हम दोनों एक माइनस दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही मैंने शेनजिंग का नाम सुना, मैंने उसे पहचान लिया, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन कार दुर्घटना के दृश्य पर उसने मुझे तुरंत पहचान लिया था। उसका निशाना शेन याओ था। वो मेरी पहचान की जांच कैसे नहीं कर सकता था। बात बस इतनी थी कि आधिकारिक तौर पर उस पद पे चढ़ने से पहले अपनी सौतेली माँ और शेन परिवार की परवरिश के बारे में मेरी समझ के आधार पर हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और खुद को गुप्त रखा। एक बार जब वो अपना लक्ष्य हासिल कर लेता तो शेनजिंग निश्चित रूप से दयनीय अभिनय करता और कहता, भाई मुझे क्षमा करें, मुझे सच में नहीं पता था कि शेन याओ मेरी भाभी है। मैं उसे अपनी मर्जी कैसे चलने दे सकती थी। अगर शेनजिंग तलाक के बाद शेन याओ के साथ रहने में कामयाब हो जाता है तो क्या बाहर वाले ये नहीं सोचेंगे कि लुज़वेन को बेकार समझना मेरी गलती थी? क्या वो मुझसे निपटने के लिए जंगलिंग अज्ञात की चालें चलना चाहता था? बिल्कुल नहीं। तो उसकी और उसकी माँ की बदौलत मैंने छोटी उम्र से ही एक सिद्धांत समझ लिया था, जब आप तैयार न हो तो दूसरों को आप पर वार करने का मौका कभी न दे। मैं तलाक जरूर ले रहा था, लेकिन वो शेन याओ अज्ञात का पति कभी नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे तलाक की एक शर्त यही थी। मैंने शेनजिंग अज्ञात के लगातार पीले पड़ते चेहरे को ठंडे मन से देखा और उपहासपूर्ण ढंग से हंसा। बेशक आप एक गुप्त प्रेमी बनकर शेन याओ से कुछ पॉकेट मनी मांग सकते हैं, बस जंगलिंग बहुत निराश होगी। उसने हमेशा आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं। निश्चित रूप से उम्मीद है कि आप उसकी पिछली उपलब्धियों को पार कर जाएंगे। अ, एक मामूली प्रेमी शायद ही आपकी नजरों में आ सके। शेनजिंग खुश होने से पहले ही मैंने तुरंत उसे पटक दिया, उसे रसातल की तह तक ले गया। उसने अपने होंठ कसकर कांपते हुए कहा, भाई क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैं भी उस समय निर्दोष था। मैंने उसे नाटक करते देखा, फिर उसने अपना तरीका बदल दिया, मुझे प्रभावित करने के लिए भावनाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश की। पिताजी को इन सभी वर्षों में हमेशा आपके अपराधबोध रहा है। उन्हें आपसे संपर्क करने का सही अवसर नहीं मिला। लेकिन मेरी माँ और आपकी माँ के बीच के मामलों के बारे में मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या कहना है। लेकिन भाई हम अलग हैं, हम खून के रिश्तेदार, हम भाई हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बदला। ठंडी मुस्कान के साथ, शेनजिंग मेरे सामने नाटक करना बंद करो। इस जीवन में एक बार हारना मेरे लिए बहुत है। शेनजिंग अज्ञात की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके प्रस्तावों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दूंगा। ये देखकर उसने नाटक छोड़ दिया और स्पष्ट रूप से बोला, शेन याओ ने मुझे बताया कि आपकी शादी वर्षों से खुशहाल नहीं है। क्या ये मुख्य रूप से इसलिए नहीं क्योंकि आप उससे असंतुष्ट हैं? ईमानदारी से आपके साथ रहना बहुत थका देने वाला। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यस, लेकिन दुर्भाग्य से अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। इतना कहकर मैंने सीधे तौर पर मीटिंग खत्म की और जाने लगा। मेरे पीछे शेनजिंग गुस्से से चिल्लाया, जब तक मैं तुम्हें तलाक दिला सकता हूं मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने अपना सिर घुमाने की जहमत नहीं उठाई, बस यूं ही एक वाक्य वापस फेंक दिया, अपनी तारीफ करना बंद करो। इस तलाक में तुम बस एक फ्यूज हो। फिर मैं निर्णायक रूप से वहां से चला गया, खुद को और उलझाना नहीं चाहता था। घर लौटकर मैंने शेन याओ के साथ शीत युद्ध शुरू कर दिया। सबसे पहले क्योंकि मुझे गुस्सा था कि उसने सभी लोगों में से मेरी सौतेली माँ के बेटे को ही ढूंढ निकाला। दूसरे, चूंकि हम वैसे भी तलाक लेने वाले थे, तो क्या प्रेमी जोड़े की भूमिका निभाते रहने की कोई जरूरत थी? मुझे बात चीरने के लिए एक बहाने की भी जरूरत थी। उसी समय इवेंट प्लानिंग कंपनी ने मुझसे शादी की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया। मैंने सीधे प्रोजेक्ट को टाल दिया, ये कहते हुए कि जब भी मेरे पास कोई नया आइडिया होगा तो मैं उनसे संपर्क करूंगा। एक पुरानी शादी, जो चाहे कर सकता था। उस रात मुझे एक बुरा सपना आया। उस समय मेरा नाम अभी भी शेनजी था। जब मैं 3 साल का था, शेनजिंग अज्ञात का की माँ जांगलिंग, जो मूल रूप से मेरे पिता की सचिव थी, हमेशा अचानक स्टेटस में बढ़ोतरी के लिए तरसती थी। एक दिन वो अपने पेट की सोनोग्राम तस्वीर लेकर हमारे घर में घुसी, घमंड से कहती हुई, मेरे पेट में बेटा होने वाला है। शेन परिवार के एक युवा मालिक को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। अपने पेट में पल रहे बच्चे पर भरोसा करके वो पूरी तरह से घमंडी और विजयी दिख रही थी। हालांकि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था, लेकिन वो सिर्फ एक महिला थी जो अपने पति और बच्चे की देखभाल के लिए साल भर घर पर रहती थी। वो व्यापार जगत के इतने चालाक व्यक्ति का मुकाबला कैसे कर सकती थी? मेरे पिता ने अल्ट्रासाउंड को ऐसे रखा जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया। उन्हें न केवल शर्म महसूस हुई, बल्कि उन्होंने जल्दी से जांगलिंग को दिलासा दिया, उत्तेजित मत हो, बच्चे को प्रभावित मत करो, उसे बाहर जाना चाहिए। ये कहने के बाद उन्होंने मेरी माँ की आलोचना की। मेरी माँ इतनी क्रोधित थी कि वो वहीं बेहोश हो गई। अंत में मेरी दादी ने बीच माइनस बचाव किया। मेरे पिता के विपरीत वो आसानी से मूर्ख नहीं बनी। उसने मेरी माँ को दिलासा देते हुए जांगलिंग को खुश किया। नियम होते हैं, कौन सा अमीर आदमी बाहर नहीं घूमता, लेकिन ऐसी बेशर्म औरतों की चिंता करने लायक नहीं है। तुमने शेनजी को जन्म दिया और इस तथ्य को कोई बदल नहीं सकता।
जब मैं छोटा था मेरी दादी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती थी। ये सुनकर मेरी माँ हिचकिचाई, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने कई सालों से काम नहीं किया था और अपनी सारी ऊर्जा मेरे पिता और इस परिवार में लगा दी थी। अगर उनका तलाक हो जाता तो उन्हें डर था कि वो मुझे अपने पास नहीं रख पाएंगे। हालांकि योंगलिंग ने कुछ समय के लिए ही सही व्यवहार किया और फिर से अपनी चालें चलने लगी। बाद में जब मेरी दादी की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई तो वो और भी अधिक उग्र और बेईमान हो गई। उसने हर जगह सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वो मेरे पिता के बच्चे की मां बनने वाली है और बच्चे का इस्तेमाल करके उन्हें अपने वश में कर लिया। धीरे उसने खुद को परिवार में और भी अधिक स्थापित कर लिया, कंपनी को अपना मानने लगी। उसने मेरे पिता को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए बनाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि यह उनके बेटे के भविष्य के लिए है। अपनी पूर्व पत्नी को दी गई संपत्ति वो अंततः फिर से शादी कर लेगी, सब कुछ किसी और का होगा। मेरे पिता को जंगलिंग ने ब्रेन वॉश कर दिया था और अंततः तलाक पर जोर दिया। नतीजतन मेरी माँ को खाली हाथ जाना पड़ा। वो मुझे अपने साथ भी नहीं ले जा सकती थी क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से मुझे शेन के घर में रखा गया। 3 से 8 साल की उम्र तक 5 कष्टदायक वर्षों तक जांगलिंग मेरे जीवन का दुस्वप्न बन गया। उस घर में मेरे दिनों में मेरी स्थिति एक नौकर से भी नीचे थी। बाद में जब जांगलिंग ने शेनजिंग को जन्म दिया और उसका शरीर बेडौल हो गया और मेरे पिता ने फिर से दूसरी महिलाओं के पीछे भागना शुरू कर, इससे मेरा जीवन और भी कठिन हो गया। उसने मेरे पिता के प्रति अपनी सारी नाराजगी मुझ पर उतार दी। मुझे छोटी बातों पर लगातार पीटा और डांटा। हल्की फुल्की सजा का मतलब था एक कमरे में बंद कर दिया जाए। बचपन में पारिवारिक त्रास्तियों के कारण मुझे लगता था कि मैं शेन याओ से मिलने तक जीवन में कभी शादी नहीं करूं। लेकिन अब शेनजिंग पिछली पीढ़ी की कहानी को दोहराना चाहता था। क्या उसने मुझसे पूछा भी कि क्या मैं सहमत हूं? मैं अपनी माँ की तरह बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये सुनकर कि शादी रद्द हो गई है, शेन याउच मुझसे इसका कारण पूछने आया। मैंने आसानी से तलाक का समझौता निकाला। चलो तलाक लेते। शेन याओ तुरंत उसके पास से उछल पड़ा, कुर्सी ले तो आ। मैंने उसे शांति से देखा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं पागल नहीं हूं। इतने सालों बाद क्या तुम नहीं जानती थी कि मेरे मन में ये विचार बहुत दिनों से था? उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और उसके हाथ उसके कूलों पर थे। वो कमरे में इधर माइनस उधर टहल रही थी। शेनजिंग की वजह से इतना बेतुका होना बंद करो। मुझे पता है कि वो मेरा सौतेला भाई। मैं इतना गुस्से में था कि मैंने तलाक का एग्रीमेंट सीधा उसके चेहरे पे फेंक दिया। तुम्हें क्या पता है? अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसा नहीं करती। मैं चिल्लाया, मेरी आवाज कांप रही थी और विकृत थी। शेन याओ ने मुझ पर चिल्लाया, मुझे नहीं पता था। क्या अब तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतना घमंडी होने का अधिकार है? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? कागज जमीन पर गिर गया। उसकी नुकीली धार उसके चेहरे पर खून का एक घाव छोड़ गई। उसने मुझे सदमे में देखा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी हिंसक प्रतिक्रिया दूंगा। वो मेरे पास आई और मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। नहीं जेटुआन, मैं बस यही चाहता था कि तुम अपने परिवार से मेल माइनस मिलाप कर। मैं अब भी झिझक रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, और फिर भी तुम पहले से ही जानते। उस पल मेरा सख्त बाहरी रूप पूरी तरह से ढह गया। तीव्र क्रोध से मेरे चेहरे से आंसू बहने लगे और उसके कंधे पर गिर गए। शेन याओ, तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानते। उसने मेरे कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज में सहनशीलता और दर्द था। जेटुआन, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि तुम 5 साल पहले एक मनुष्य के पास गए थे। मुझे सब पता है। मैं कांप गया और हंसा। तो क्या हुआ अगर तुम जानते हो? क्या तुमने कभी मेरे दर्द को महसूस किया? तुम किस अधिकार से मेरे उद्धारकर्ता की भूमिका निभा रहे? काश वे लोग मर जाते। मैं उस परिवार का शिकार हूं और तुम भी हो। मुझे उन्हें माफ करने के लिए मजबूर करने का तुम्हें क्या अधिकार है? शीन याओ ने मेरे आंसू पोंछे। उसकी आवाज में तत्परता भरी थी। जेटुआन, कृपया मेरा विश्वास करो। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने शेनजिंग को कार दी क्योंकि निंगचुआन उसका पीछा करना चाहता था। तुम जानते हो कि वो कितना प्लेबॉय है। फिर भी वो तुम्हारा भाई ही है। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। तुम शेनजिंग को एक खिलौने की तरह समझते। मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन शेनजिंग समाज में ऊपर उठना चाहता है। ये तो साफ है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शेन याओ, इस पर हस्ताक्षर करो। जब हमारी शादी हुई थी तो हमने तय किया था कि अगर एक दिन इस रिश्ते ने हम दोनों में से किसी को भी असहज किया तो हम दूसरे को जाने देंगे। शेन याओ ने बेबसी से मेरा नाम पुकारा। मैंने उदास होकर कहा, मुझे पता है कि कंपनी अभी एक नाजुक मोड़ पर है। हमें संपत्ति का बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस शेयर चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति शेन का पति शेनजिंग नहीं हो सकता। ये सब मेरी शर्तें हैं। एलजेटुआन, क्या तुम्हें लगता है कि ये उचित है? शेन याओ ने तलाक के समझौते पर कदम रखा। उसकी लाल आंखें मुझ पर बंद हो गईं। उसने जबरदस्ती मेरी गर्दन दबा दी और मुझे दीवार से सटा दिया। मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि तुम मेरे साथ इतना क्रूर व्यवहार कर रहे हो? शेन याओ, मैं इंसान के दिल की परीक्षा नहीं लेना चाहता। तुम मुझे बाद में धन्यवाद। उसने मुझे कुछ देर तक घूर कर देखा, काफी देर तक। फिर एक छोटे जानवर की तरह मेरे सीने में अपना सिर छिपा के धीरे से पूछा, जचुआन, क्या वाकई ऐसा होना जरूरी है? मैंने शांति से जवाब दिया, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें राष्ट्रपति शेन। उसने मुझे नाराजगी से देखा। मैंने बस शांति से उसकी नजरों का सामना किया। इसके तुरंत बाद
शेन याउच ने मुझे धक्का दिया, मुड़ी और मेरी तरफ देखे बिना निर्णायक स्ट्रोक के साथ कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। तुम कमाल हो, लुज़ेटवान। एक दिन तलाक की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैं अपनी माँ के घर रात के खाने के लिए गया। जब मैं 8 साल का था तब मेरी माँ ने जीवन यापन के लिए एक साधन हासिल कर लिया, उसने मुझे वापस पा लिया। तब से हम दोनों एक माइनस दूसरे पे निर्भर थे। मेरी खातिर उसने मुझे अकेला देखकर कभी दोबारा शादी नहीं की। मेरी माँ ने तुरंत डांटा, तुम शेन याओ को क्यों नहीं लाए? मुझे लगा कि अगर मैंने तलाक का सीधा जिक्र किया तो हम इस भोजन का आनंद नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि शेन याओ को एक सामाजिक कार्यक्रम में जाना है। मेरी माँ ने सिर हिलाया, फिर आग्रह किया, तुम दोनों को जल्दी से बच्चा पैदा करना चाहिए। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और सलाह, जेटुआन, क्या शेन याओ गर्भनिरोधक का उपयोग कर रही है? पहले तुमने कहा था कि अभी बच्चे के लिए सही समय नहीं है, अब तुम बहाने नहीं बना सकते। माँ के चिंतित और डरे हुए चेहरे को देखकर मुझे अचानक लगा कि मैं हार मान लूं। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने शेन याओ के साथ अपनी शादी जारी रखी तो मैं भी अपनी माँ की तरह बन जाऊंगी, हमेशा सुरक्षित, घबराई हुई, केवल एक बंधन के रूप में बच्चे चाहती हूँ। मैंने हल्के से जवाब दिया, किसी ने नहीं कहा कि हम बच्चा चाहते हैं और किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं चाहते। प्रकृति को अपना काम करने। लेकिन ध्यान से सोचने पर शादी के इतने सालों बाद शेन याओ और मैंने बच्चों के विषय पर केवल एक बार चर्चा की थी। अब एकमात्र अवसर था जब हम एक छोटे साधारण किराए के कमरे में थे। उसने मुझे धैर्य से गले लगाया था, सिचुआन, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी पत्नी बनने का वादा करती, लेकिन अभी मेरे पास बच्चा पैदा करने का समय नहीं है। अगर मेरे पास होता भी है तो मेरे पास उन्हें पालने का समय नहीं होगा और तुम्हें ये सब करना होगा। मैं तुम पर एक और बोझ नहीं डाल सकती। मैंने एक पल सोचा, फिर समझ में सिर हिलाया। उस समय वो अभी भी बहुत छोटी थी। उसने मुझे शर्म से देखा और अपनी नाक खुजाई। अगर मेरा स्टार्टअप विफल हो जाता है तो कम से कम तुम्हारे पास दूसरे विकल्प तो होंगे। ये सुनकर मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डांटा, बहुत अच्छा शेन याओ। वो कौन था जिसने कहा था कि हम कभी एक माइनस दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और साथ में बूढ़े होंगे? अगर तुम असफल हो जाती हो तो क्या तुम पहले ही सबसे नहीं पहुंच जाती हो? मुझे फिर से चुनने क्यों नहीं दिया? उसने तुरंत आत्मसमर्पण में अपने हाथ उठा दिए। नहीं 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 जेटुआन, मैं गलत था। फिर उसने मुझे धीरे से चूमा। मेरा मतलब है, जब तक तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होता तब तक सब कुछ ठीक है। मैंने उसे गले लगाया, रोया और हंसा। कोई शिकायत नहीं। मैं एक वफादार पति नहीं बनना चाहता जिसे बाद में छोड़ दिया जाए। एक बार जब तुम सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त कर लोगे तो मुझे भी अन्याय का एहसास नहीं हो। उसने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, जैसा कि मैंने चुने हुए आदमी से उम्मीद की थी, लेकिन अंत में उसने फिर भी मुझे अन्याय का एहसास करा। मेरे दिमाग में तलाक का विचार सबसे पहले श्रीमती चेन ने डाला था। हाँ, वो शेन याओ की 5 साल से बिजनेस पार्टनर थी। कंपनी ने अभी माइनस अब शुरुआत की थी और उसमें भारी निवेश आया था। ये गरीबी से अमीरी की ओर उनके जीवन में आए बदलाव से कम नहीं था। श्रीमती चेन बेचैन रहने लगी। एक प्रेमी को साथ लेकर वो अपने शेयर भुनाकर ऐशो माइनस आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। हमारे परिवार साथ मिलकर काम करते थे, इसलिए श्रीमती चेन के पति श्री सू के साथ मेरी शुरुआती दोस्ती थी। श्री सू ने देखा कि मैं कंपनी में काम नहीं करता बल्कि रेडियो पर मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए एमसी के तौर पर काम करता हूँ ही। वो अक्सर मेरा मजाक उड़ाते। भाई जेटुआन, मैंने इतने शांत दिमाग वाला इंसान कभी नहीं देखा। आपकी कंपनी को लोगों की जरूरत है, फिर भी आप मना कर देते हैं। मेरी पत्नी दृढ़ निश्चयी है, उसके लिए मुसीबत न खड़ी करना ही काफी है। मैंने कहा। उन्होंने मुझे सलाह, क्या आपको डर नहीं लगता कि बाद में कंपनी अच्छा करेगी? शेन याओ आपके योगदान को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको अभी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी ताकि आप बाद में घर के मालिक के पद पर मजबूती से बैठ सकें। मैंने उदासीनता से उत्तर दिया। जब वो गरीब थी तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी और जब वो अमीर हो जाएगी तो मुझे उससे हीनता महसूस नहीं। मैं पूरी तरह से शांत था। मेरे बचपन के अनुभवों ने मुझे खुद को बलिदान करने, अथक परिश्रम करने और अंत में कुछ भी न पाने के विचार से बहुत नफरत की। मैंने बहुत पहले शादी में विश्वास खो दिया। अगर शेन याओ न होती तो शायद मैंने अपने जीवन में कभी शादी न की होती। मैंने उस पर दबाव नहीं डाला, गले नहीं लगाया, बच्चे पैदा करने की मांग नहीं की। उसे स्वतंत्र रूप से जीने देना उसके लिए मेरा सबसे बड़ा समर्थन नहीं था। लेकिन शेन याओ जैसे व्यक्ति को सफल होने के लिए मूल रूप से किसी पुरुष की मदद की आवश्यकता नहीं थी। मिस्टर सू ने असहायता से अपना सिर हिलाया और किसी अनुभवी व्यक्ति के लहजे में मुझसे बात की। जेटुआन, तुम अभी भी छोटे हो, तुम नहीं समझते, तुम्हें बाद में पता चलेगा। मैं बिना उत्तर दिए बस मुस्कुरा दी। मुझे ये केवल विवाह में ही पता, आपके अलावा आपको सुरक्षा का एहसास कोई नहीं दे सकता। मुझे बस उम्मीद थी कि जब हम अलग होंगे तो मुझे होने वाली शिकायतें और अन्याय कुछ कम होंगे। ये सब जंगलिंग और मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। लेकिन असल में मेरा उस समय तलाक लेने का कोई इरादा नहीं था। जब तक श्रीमती चेन के एक प्रेमी रखने के मामले का खुलासा नहीं हुआ और सबको इसके बारे में पता नहीं चला, तब तक मैं सचमुच हिल नहीं पाई। श्रीमती चेन और श्री सूस कमा
एक ऐसे जोड़े जिन्होंने एक माइनस दूसरे के साथ मुश्किलें साझा की थी। आखिरकार अदालत में एक माइनस दूसरे का सामना हुआ। फिर श्रीमती चेन का युवा प्रेमी जंग लिंग की तरह संपत्ति में हिस्सेदारी के बिना अलग होने को तैयार नहीं था। वे दोनों लंबे समय से श्रीसु से गुप्त रूप से पहरा दे रहे थे। पहले श्रीमती चेन ने अपने सभी शेयर नकद में बेच दिए, फिर स्टार्टअप विफल हो गया। उस समय श्रीमती चेन ने शेन याओ को श्री सू को मनाने के लिए कहा। उसने मुझे बहुत अनिच्छा से बताया श्रीमती चेन शादी के दौरान संपत्ति हस्तांतरित कर रही हैं, लेकिन श्री सू की प्रतिक्रिया अभी भी बहुत धीमी है। असल में श्रीमती चेन के अफेयर के संकेत काफी समय से मिल रहे थे। बस श्री सू काम में इतने व्यस्त थे कि वो भूल गए कि 40 की उम्र की औरतें बहुत खूंखार शेरनी होती हैं, बहुत खूंखार। फैसले के दिन शेन याओ और मैं भी मौजूद थे। अदालत में श्री सू ने अपनी पत्नी के लिए किए गए त्याग को याद करते हुए दर्द से चीख माइनस पुकार मचाई और श्रीमती चेन को बेरहम और कृतघ्न सांप कहकर कोसा। दुर्भाग्य से उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। उनकी नाराजगी कानूनी सबूत नहीं थी और उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, एक महिला जो अब उनसे प्यार नहीं करती थी, उसने उन्हें बहुत कम पैसे दिए जो दरारों से फिसल गए। मुकदमे के बाद थके मायने सारे मिस्टर सू मुझे आखिरी अलविदा कहने आए। भाई जेटुआन, मेरे जैसे मत बनो। जब तक वो तुमसे प्यार करती है तब तक मत रुको, जब तक कि कोई अपराध बोध न रहे। बस हिसाब माइनस किताब करो, अपनी छोटी छोटी संपत्ति पे कब्जा करो। श्रीमती चेन जंग चांग को छोड़कर चली गई और फिर कभी नहीं दिखी। इस बीच श्रीमती चेन ने उस सुंदर युवक के साथ एक नया परिवार बनाया और आराम से और खुशी से रहने लगी। उस दौरान मैं लगातार उदास रहती थी। शेन याओ ने अपने खाली समय का फायदा उठाते हुए मुझे विदेश यात्रा पर ले गई। क्लास में हम आमने माइनस सामने बैठे और खुलकर बातचीत की। जेचुआन, दरअसल हम दोनों को लंबे समय से पता था कि श्रीमती चेन के मन में अब श्री सू के लिए कोई भावनाएं नहीं थी, है ना? है ना? तो क्या आपको लगता है कि श्रीमती चेन ने जो किया वो सही था? मैंने बेग से पूछा। शेन याओ थक कर अपने माथे को रगड़ने लगी। जेचुआन, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। बात बस इतनी है कि हम भावनात्मक मामलों का न्याय नहीं कर सकते। इसके अलावा श्रीमती चेन का संपत्ति का हस्तांतरण पूरी तरह से कानूनी था। उस पल मुझे अचानक एहसास हुआ कि शेन याओ पूरी तरह से एक शार्क विशुद्ध रूप से तर्कसंगत व्यवसायी महिला में बदल गई थी। जेटुआन, तुम किस बात से चिंतित हो? क्या तुम्हें डर है कि मेरा हाल भी श्रीमती चेन जैसा हो जाएगा? हवाई जहाज से उतरने से पहले उसने मजाक में मेरे गाल पर चुटकी ली। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए पूछा, हाँ, मुझे डर है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी और मेरे लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ोगी। उसने तुरंत मुझे कसकर गले लगाया और मेरे कान में फुरा कहा, बेवकूफ, या तो पति मुझसे प्यार करना बंद नहीं करेगा या फिर पति मुझे खाली हाथ नहीं जाने देगा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस जिद करके एक वाक्य कह दिया, अच्छा हुआ। बाद में मैं तुम्हें ठीक उसी समय छोड़ दूंगी जब तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करो। मैं तुम्हारा प्यार और तुम्हारे पैसे दोनों अपने साथ ले जाऊंगी। शेन याओ ने मुझे प्यार से देखा और कहा, ठीक है, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगी, इसलिए दुखी मत हो, ठीक है? मैं जोर से हंस पड़ी। उस पल मुझे पता चल गया था, अगर वो दिन सचमुच आया तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले पीठ दिखाकर चली जाऊंगी। और आखिरकार मैंने ऐसा ही किया। अपनी यादों को खत्म करते हुए मैंने अपना खाना भी खत्म कर लिया था। मैं अपनी माँ को ये कबूल करने की तैयारी कर रही थी कि मैंने तलाक ले ली। जैसे ही वो बर्तन साफ करने के लिए खड़ी हुई, उसने मुझे अफसोस से देखा। अगर आप अपने बड़ों की बात नहीं मानते तो देर मायने सवेर आपको दुख होगा। बच्चा होना सबसे महत्वपूर्ण है। माँ, जब उस आदमी को बहुत धन मिला, हालांकि तुमने उसे एक बच्चा दिया, फिर भी तुम्हें उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी माँ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उनके होंठ कांप रहे थे। मैं भी थोड़ा कांप रहा था। मेरी उंगलियां फड़क रही थी और मैंने धीरे से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। उसने मुझे बहुत देर तक देखा और अपने आंसू पोंछे। ये माँ की गलती थी। जब तक तुम समझती हो। नहीं, मैं किसी और से बेहतर समझता हूँ। माँ, मैं तलाकशुदा हूँ। तुम्हें अब उन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तलाक का प्रमाण पत्र निकाला। मेरी माँ ने मुझे गंभीरता से देखा, उसे छीन लिया, उसे खोला और उसका पूरा शरीर कांप उठा। लेतुआन, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तलाक, तुम अद्भुत हो। चेन याओ ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है, इसलिए तुम्हें आसमान की ऊंचाई या पृथ्वी की गहराई का पता नहीं है। मैं फूट माइनस फूट कर हंसा। अगर मैं तब तक इंतजार करता हूं जब तक वो मुझे बिगाड़ना बंद नहीं कर देती तो मेरे लिए बहुत देर हो जाए। मेरी माँ ने अपना सिर पकड़ लिया और एक वेल की तरह बोली। मैंने खुद शराब की एक बोतल खोली। तुम ये क्यों कर रही हो? तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो। उसने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति तुम्हारे साथ बांट दी। तो क्या क्या अब तुम संतुष्ट हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूं। वह भी मुझसे बहुत संतुष्ट है। ये तलाक का मुकदमा उसके लिए एक बन गया है क्लासिक केस। मेरा मानना है कि कल जब ये खबर आएगी तो उसकी प्रतिष्ठा और मूल्य आसमान छू जाएगा। मेरी माँ ने मुझे गहरे अफसोस के साथ देखा। क्या तुम दोनों सच में फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? मुझे पता था कि मेरी माँ हमेशा से शेन याओ को बहू के रूप में पसंद करती थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि शिखर पर खड़ी एक महिला के लिए उसकी आंखों में उसके बगल वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी।
माँ, क्या तुम जानती हो, तलाक के बाद से मैं बहुत अच्छी नींद ले रहा हूँ। मेरी माँ को अचानक कुछ याद आया। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे और उसने मुझे कसकर गले लगाया। जेटवान, ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ उस समय बेकार थी जिससे तुम शादी में विश्वास करने से डरते हो। मैं मजाक में मुस्कुराया। माँ, इसका उससे कोई लेना माइनस देना नहीं है। बस मैंने हाल के वर्षों में बहुत कुछ देखा है। या तो अमीर महिलाएं प्रेमी रखती हैं और शीशु की तरह दुखी हो जाती हैं, या जोड़े चुपचाप अपने माइनस अपने खेल खेलने के लिए सहमत हो जाते हैं, किसी का सम्मान नहीं करते, एक बिस्तर साझा करते हैं लेकिन अलग माइनस अलग सपने देखते हैं। कोई और अंत नहीं है। मेरी माँ फूट माइनस फूट कर रोने लगी। मुझे दिल टूटने के साथ गले लगा। ज़िचुआन, शेन याओ ऐसी इंसान नहीं है। क्या तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते? मैंने सिर हिलाया। माँ, क्या तुम्हें लगता है कि जंगचान के सबसे अमीर होने का पद शेन याओ अज्ञात का अंतिम गंतव्य है? नहीं, मैं उसकी प्रतिभा, क्षमता और महत्वाकांक्षा को सबसे बेहतर समझता हूँ। तो उसका भविष्य इतना उज्जवल है कि मैं अपनी आंखें खोलकर देखने की हिम्मत भी नहीं करता। मेरे बचपन ने मुझे जरूर प्रभावित किया, लेकिन मैं इसके लिए अपनी माँ का आभारी हूँ। उसकी त्रासदी के कारण मैं हमेशा जानता था कि रिश्तों में खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। मैंने कभी अपना पूरा दिल नहीं दिया, कभी खुद को बलिदान करने का मौका नहीं दिया। शेन याओ के साथ शादी के 10 साल में मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई, कभी कठिनाई नहीं हुई। अब शेयरों के इस बड़े हिस्से के साथ मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए आराम से रह सकता हूँ। पैसे से ज्यादा सुरक्षा कुछ भी नहीं है। अब से मुझे राष्ट्रपति शेन के पति का पद नहीं पहनना पड़ेगा। मैंने आराम से अपना बैग पैक किया और विदेश यात्रा पर निकल पड़ा। एक विशाल नीले समुद्र तट पर मैंने स्नान किया सूरज की रोशनी। अचानक मेरे उस भयानक पिता ने फोन किया। लेटुआन, तुम तलाकशुदा हो। लेटुआन, क्या तुम पिताजी की कंपनी में वापस आना चाहते हो? पिताजी बूढ़े हो रहे हैं। कंपनी जल्द या बाद में तुम भाइयों की होगी, मैंने उपहास करते हुए कहा। बूढ़े शेन, क्या तुम सुंदर हो? शेन परिवार का पतन बहुत दिनों से नहीं हुआ है, फिर भी कोई इतना बेशर्म है कि मासेराटी पाकर खुशी से पागल हो गया। दूसरी तरफ से एक भयंकर खांसी की आवाज आई। तभी जांगलिंग अज्ञात एट की आवाज बीच में। लूज एटवान, इतनी जल्दी घमंड मत करो। तेर माइनस सबेर, मेरा बेटा शेन याओ को जीत लेगा। वो शेनजिंग से शादी करेगी। मैं ठंडी हंसी हंसा। जांगलिंग, तुम अभी पहले जैसे ही बेशर्म हो। बूढ़े शेन ने दहाड़ लगाई। बेशर्म औरत? दो भाई एक औरत के लिए लड़ रहे हैं, क्या तुम में कोई इज्जत बची है? अगर शेनजिंग किसी से शादी भी करे तो वो शेन याओ से कभी शादी नहीं करेगा। बूढ़े आदमी, क्या तुम पागल हो? क्या तुम जानते हो, अगर उसने मदद न की होती तो तुम्हारी टूटी हुई कंपनी कब की दिवालिया हो गई होती। मुझे परवाह नहीं है। ऐसी निर्दयी औरत मेरे लायक नहीं है बेटा। अब बिल्कुल पवित्र और नेक बन रहा। पहले मैं एक ठंडी हंसी हंसकर फोन रख देता था। कुत्तों का एक झुंड एक माइनस दूसरे को काट रहा। बूढ़ा शेन अपने नाजायज बेटे का इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो किसी और का प्रेमी बन गया। लेकिन अब वो मुझे याद करता है। मैंने उस पूरे ग्रुप को अपने दिमाग से निकाल दिया और खुद का मजा लेने लगा। लेकिन तब तक नहीं जब तक मेरी माँ ने फोन नहीं किया। बेटा, शेन परिवार ने कुछ दस्तावेज भेजे हैं, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स लग रहे हैं। क्या वो जल्द ही मरने वाला? मेरी माँ ने आ भरी। शायद वो बूढ़ा हो रहा है और उसे पछतावा हो रहा है। मैं ठंडी हंसीता था। उससे कहो माँ, वो जिंदगी भर मेरे तलाक का सेटलमेंट नहीं कमा सका। हर कोई अपनी एक्स माइनस वाइफ के साथ उतना कंजूस नहीं होता जितना हुआ है। मेरी माँ ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही। वो एक सज्जन के दिल को एक तुच्छ व्यक्ति के गेट से नाप रहा है। लेकिन फोन रखने से पहले मेरी माँ ने कहा, ओ ठीक है, हाल ही में शेन याओ हर दिन डिनर के लिए आ रहा है। अगर उसे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो और वो आ ना सके तो भी वो किसी को भेजकर मुझे बता देती। मैंने उदासीनता से जवाब दिया, अरे लेकिन जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब से तुलना करें तो वो और भी ज्यादा लगन से मिलने आती है। बाहर भी कोई अफवाह नहीं है। मैंने चिढ़कर माँ को बीच में टोक दिया, अब मुझे इन बातों के बारे में मत बताना, भविष्य में भी उसे बहलाना मत। इस तरह की और भी कॉल आने के डर से मैंने तुरंत अपना फोन बंद कर दिया। देश लौटने के बाद मेरे अच्छे भाई डब्ल्यू काई ने एक क्लास रियूनियन का आयोजन किया और आग्रह किया कि मैं उसे वहां आने का सम्मान दूं। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैं अनिच्छा से गया। क्लास रियूनियन हमेशा गपशप से भरे होते हैं। जब मैं और जो वहां पहुंचे तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमने चेन फे की ऊंची आवाज सुनी। मुझे पहले से ही पता था कि शेन याओ और लू जेटुआन तलाक लेंगे। पैसे मिलने पे कौन नहीं बदलता। अब लेटुआन को पछतावा हो रहा होगा, गरीबी में सालों तक साथ रहने और कुछ न पाने का पछतावा। अगर उसने उस समय सुवान को चुना होता, अगर उसने ये बहुत बेहतर होता। एक सहपाठी ने चिढ़ाते हुए कहा, चेनफे, क्या तुम बस ईर्ष्या कर रही हो? क्या तुमने हाल ही में समाचार नहीं देखा? चेन याओ का तलाक घरेलू टाइकून ब्रेकअप फीस में नंबर 1 पर है। वो अब हम सभी में सबसे अमीर है। ये भी मत भूलो कि सुवानविन अभी भी शादीशुदा नहीं है। चैनफे हार न मानने वाला। शेन याउच ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा।
लू जेटुन को उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका। ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत बड़ी रकम है, लेकिन कौन जानता है कि वो कितनी बार चुप माइनस चुप कर रोया है। किसी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, BMW में बैठकर रोना हवा और बारिश से पीड़ित होने से बेहतर है। हैनफे, दूसरों के मामलों में दखल देना बंद करो। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कुछ देर सुनता रहा, फिर हाईजो की तरफ मुड़ा। हाई स्कूल क्लास रियूनियन के लिए ना कहना वाकई दिलचस्प है। हिजो ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। चेन फे बस जोर से बोल रहा है। 10 साल बाद होने वाला रियूनियन एक ही बार होता है, इसे थोड़ा सा तो वकील वाकई बात करना जानते हैं। अगर मेरा प्रभाव और प्रतिष्ठा ना होती तो क्या ये इतना भरा माइनस पूरा होता। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि मेरा तलाक खबरों में आएगा। तभी काई पीछे से दौड़ता हुआ आया और मेरी पीठ पर जोर से तमाचा जड़ दिया। तुम क्या कर रहे हो? अभी अंदर नहीं जा रहे हो? जैसे ही हम अंदर आए पूरा कमरा एकदम से खामोश हो गया। इसके तुरंत बाद सभी 1-1 करके हमारे स्वागत के लिए खड़े हो गए। चेन फे सबसे पीछे खड़े होकर अपने होंठ काट रहे थे। जब इस रियूनियन के आयोजक और क्लास मॉनिटर काई ने जोर से ताली बजाई और घोषणा की, या पुराने सहपाठियों, आज रात जी भर कर खेलो। आज के खर्चे उच्चतम मानकों के अनुसार होंगे। जो सबसे अमीर है वो पैसे देगा। ऐसा कहकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए मेरी तरफ देखा। तालियां और जयकारें गूंज उठी। माहौल तुरंत खुशनुमा हो गया। मैं बेबसी से मुस्कुराया। सबको बहुत खुशी हुई। उसने मुझे खुश किया। बुरा नहीं लिटुआन, उन्हें नाश नहीं करना चाहिए। लेकिन पार्टी के बीच में जब कई थोड़ा नशे में था तो उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, मूल रूप से मैं एक विषाद यो भी आ सकता था, वो आता, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा और इसे छोड़ दिया। मैंने अपनी आंखें नीची कर ली और एक हल्की मुस्कान दी। अगर शेन याओ और मैंने तलाक नहीं लिया होता तो हम वास्तव में एक भव्य क्लास रियूनियन कर सकते थे। हालांकि शेन याओ और सू वानविन हमसे 2 साल जूनियर थे, वैसे भी एक साथ इकट्ठा होना उचित नहीं था। एक पुरुष छात्र ने मेरी तरफ गिलास उठाया, उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। हमारी क्लास में मैं अभी भी लू जेटुन की सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। जब शेन परिवार दिवालिया हो गया तो आपने शेन याओ से शादी की। जब वो सबसे अमीर महिला टाइकून बन गई तो आपने उसे तलाक दे दिया। आपका ये रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है? सभी जोर से हंस पड़े, मेजें पटक दी और तालियां बजाईं। सही कहा, बहुत निर्णायक। लेतुआन अभी भी सबसे कूल है। इससे पहले चेन फे ने भी मेरी तरफ गिलास उठाया था, लेकिन मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। जब काई ने विषय बदलने के लिए मेज थपथपाई तो मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। दोस्तों, ये क्लास का पुनर्मिलन है, लेतुआन के जीवन का परीक्षण नहीं। चलो चलो सब लोग इस बारे में बात करो कि तुम पिछले 10 सालों से कैसे जी रहे हो। एजो भी भीड़ को रैली करने के लिए खड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसा मत होने दो। लुजवी ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इससे पुनर्मिलन का माहौल धीरे माइनस धीरे सामान्य हो गया। जैसे माइनस से शराब पी जाती थी, माहौल और भी जीवंत हो जाता था। शराब पीने से मेरा चेहरा लाल हो गया था। पार्टी खत्म होने वाली थी कि एक वेटर ने दरवाजा खटखटाया और कुछ शराब ले आया। काई, तुमने मुझे कोई चेहरा नहीं दिखाया। जांग चांग ने यह आयोजन किया और मुझे नहीं बुलाया। इस पार्टी की मेजबान मुझे होनी चाहिए। शेन याओ चमकते हुए और आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कुराते हुए अंदर आई। वैन काई ने मुझे मासूमियत भरी आंखों से देखा। बहुत सुंदर शेन, तुम लाखों कामों में व्यस्त हो। मैं तुम्हारा समय लेने से डर रही थी। आस माइनस पास मौजूद सभी लोग हंस पड़े। शेन याओ शांति से बैठ गई और खुद का मजाक उड़ा रही थी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। चाहे मैं कितनी भी व्यस्त क्यों न हूं, मुझे कुछ समय निकालना ही होगा। नहीं तो मेरे पति को मेरी जरूरत नहीं होगी। पूरा कमरा एक साथ मेरी तरफ देख रहा था। मैं उसके लहजे को सुनकर अवाक रह गई। क्या वो अब भी मुझसे उलझना चाहती थी? तलाक का समझौता तो बहुत पहले हो चुका था। वो अपना मन बदल नहीं सकती थी, है ना? मेरी अजीब हरकत देखकर काई ने विषय बदल दिया। लेतुआन, तुम अब बहुत अमीर हो। भविष्य में तुम कैसी गर्लफ्रेंड ढूंढने वाले हो? मैंने अपनी ठुड्डी रगड़ी और एक पल के लिए सोचा, बहुत संभव है कि मुझे कोई सेक्सी बड़ी बहन मिल जाए। शेन्याओ अज्ञात का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उस शाम सू वानविन के मनोवैज्ञानिक परामर्श क्लिनिक में उसने मुझसे यही सवाल पूछा था। लू जेटुइन, भविष्य अभी भी लंबा है। क्या तुमने कभी कल्पना की है कि तुम्हारा भावी साथी कैसा होगा? मैंने अपना सिर झुकाया, एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, शायद शेन याओ के छोटे संस्करण की तरह है। सुवानविन ने अपनी नाक को छुआ, कड़वी मुस्कान के साथ। तुम वाकई लोगों को चोट पहुंचाना जानती हो। मैंने उसके हाथ को हल्के से थपथपाया। सच कहूं तो वानविन, ये मेरी सच्ची भावनाएं हैं। तुम भी इसे जानती हो। मेरे लिए लू जेटुआन इस जन्म में शेन याओ से प्यार करने के लिए पहले ही मेरी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी है। पिछले 5 सालों से मेरी मनोचिकित्सक रही सुवानविन इसे सबसे बेहतर समझती थी। हालांकि डॉक्टर और मरीज के बीच रोमांटिक रिश्ता नहीं हो सकता, फिर भी मैं उसके दिल में मौजूद गलत विचारों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था।
उसने एक लंबी सांस ली, खड़ी हुई और बोली, चलो मैं तुम्हें वापस ले चलती हूँ। जब हम पहली मंजिल पर पार्किंग गैराज में पहुंचे तो मैं अचानक रुक गया। तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं वो इंसान नहीं हूं जिसका तुम 10 साल पहले इंतजार कर सकते थे जब मैंने उसके कबूलनामे को अस्वीकार कर दिया था। मैंने बिल्कुल यही कहा। सुआन ने अपनी बाहें ढीली कर दी और रात में मेरी ओर गहराई से देखने लगी। मैं उसकी ओर तब तक देखता रहा जब तक कि हेडलाइट की एक किरण हम पर नहीं चमकी। कार का दरवाजा जोर से बंद हो गया। शेन्या गुस्से में हमारी ओर बढ़ी। लूजेट वन, तुम्हें इतनी जल्दी कोई नया मिल गया? अंधेरी रात में उसकी आवाज में ठंडी बर्फ की परत थी। शेन्याओ ने दांत पीसते हुए मुझे पकड़ लिया और अपने पीछे खींच लिया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और सुवानविन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचा। सुवानविन कराह उठी और लड़खड़ा कर पीछे हट गई। मैं गुस्से में शेन याओ को पीछे खींचने के लिए आगे बढ़ा। शेन याओ, तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसे क्यों मारा? जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि शेन याओ इतना भड़क जाएगी। जब उसने मुझे पीछे खींचा तो उसकी छाती जोर से धड़कने लगी और वो सुवानविन को ठंडी नजरों से देख, उसे तो मार खानी चाहिए। मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस समय शेन याओ ने दांत पीसते हुए कहा, सुआनविन, क्या मेरे साथ खेलना तुम्हें मजेदार लग रहा है? सुआनविन ने उसके गाल पकड़ लिए और ठंडी हंसी हंसी। उसके कंधे कांप रहे थे। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ खेलने का इरादा किया था? लेकिन मैंने तुम्हें चेता दिया था। इस चाल का इस्तेमाल हल्के में मत करना। हर कोई अपनी जान पर खेलकर मौत से वापस नहीं आ सकता। मैं धीरे शांत हो गया। मेरी नजरें मेरे सामने खड़ी दो महिलाओं के बीच घूम रही थीं। शेन याओ का सुवान से कब से संपर्क था? सुवानविन ने शेन याओ को किस बात पर धोखा दिया? शेन याओ मुझे नदी किनारे खींचकर ले गई। उसने अपने बिखरे बालों को ठीक किया, मेरी तरफ प्यार से देखा और धीमी आवाज में बोली, सुवानविन ने मुझे बताया कि तुम्हें गंभीर मानसिक समस्या है। उसने कहा कि जब तुम अपने जैविक परिवार से मेल माइनस मिलाप कर लोगे तभी तुम मुझ पर और हमारी शादी पर पूरा भरोसा कर पाओगे। ठीक उसी समय एक मेडिटेशन रिट्रीट प्रोग्राम ने मुझे बुलाया, तो मैंने सोचा कि मैं उससे संपर्क करने की कोशिश करूं। निंग चुआन उसका पीछा कर रहा था। शेन सिंह, फिर मुझे ये भी चिंता थी कि वो तुम्हारे भाई के साथ खिलवाड़ कर रही, इसलिए मैंने उसके करीब होने का नाटक किया। लेकिन अब मुझे पता चला कि सुवानविन ने मुझसे झूठ बोला। तुम उन्हें कभी माफ नहीं कर पाओगे। मैंने जो किया उससे तुम और दूर हो गए। तो पूरी कहानी यही थी। शेन याओ को हमारी शादी की समस्याओं का पहले ही एहसास हो गया था। लूजेटुआन, ये सब जरूरी नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता, समझे? उसके पछतावे और आत्मग्लानि भरे चेहरे को देखकर मुझे अचानक ही यह हास्यास्पद लगने लगा। सुवन बहुत ही वाकपटु थी। वो हमेशा ऐसी बातें करती। शेन याओ जैसे होशियार व्यक्ति को उसने आसानी से धोखा दे दिया था। लेकिन अब जब उसे सच्चाई पता चल गई तो क्या हुआ? मुझे तलाक का भी कोई अफसोस नहीं था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब से हम एक ही रास्ते पर नहीं चलेंगे। शेन याओ स्तब्ध रह गई, फिर इतना गुस्सा हो गई कि वो काबू से बाहर हो गई। उसने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। लेतुआन, क्या मैंने साफ नहीं बताया? मैं शेनजिंग को यहाँ बुलाकर उसका सामना कर सकती हूँ। उसकी आवाज एक पल के लिए रुक गई, फिर बोली, या फिर तुम्हें अब भी इस बात का गुस्सा है कि मैं बहुत अमीर हूं? मैं दिवालिया होने के लिए अर्जी दूंगी। मजाक करना बता। मैं बुरी तरह हंसी। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि मुझे अपने मूल परिवार पे भरोसा नहीं है, समझ रहे हो? शेन याओ अंक का आगे का रास्ता हालांकि पैसे से भरा हुआ था, खून के धब्बों और दर्दनाक सबक से भी भरा हुआ था। कैसनो किंग के डू युलान या लाइक काशी अंक के चोंग्यूमिंग जैसे टाइकून की पहली पत्नियों के दुखद जीवन को देखो, जिनका अंत अच्छा हुआ। यहां तक कि उनके बच्चों का भी दुखद भाग्य था। इसके विपरीत बाद में आने वाली दूसरी, तीसरी और चौथी पत्नियां वैभव और धन में रहती थीं। लेकिन मुझे इन चीजों के बारे में शेन याओ से बहस करने की जरूरत नहीं थी। उसकी नजर में ये सब बकवास था, लेकिन मैं अपने स्वतंत्र मुक्त जीवन जीने के तरीके को बनाए रखने के लिए दृढ़ था। मैंने एक गहरी सांस ली, शेन याओ को देखा और कहा, मैं अभी सचमुच बहुत खुश हूं। कृपया मुझे जाने दो। शेन याओ ने मुझे चौंक कर देखा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। क्या मेरे साथ फिर से जुड़ने से तुम्हें इतना दुख होगा? मैंने उसे शांति से देखा। पिछले 5 सालों से मैंने एक भी खुशी का दिन नहीं देखा। शेन याओ का गला भर आया था, वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। अंत में हम खराब शर्तों पर अलग हो गए। मैं उसके चेहरे पर निराशा को देख नहीं सका। उसने सोचा कि बस साफ समझाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं खुद को प्रताड़ित करने के लिए शादी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि मैंने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मैं एक बात भूल गया। शेन याओ कभी भी आसानी से हार नहीं मानती थी। मुझे प्रभावित करने में असमर्थ वो मेरी माँ से संपर्क करने लगी। मेरी माँ अचानक मेरे अपार्टमेंट में अक्सर आने लगी, मेरे लिए खाना पकाने लगी और उत्साह से शेन याओ की प्रचारक बन गई। और ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि मेरे पास किसी सेक्सी बड़ी बहन को खोजने के लिए पर्याप्त खाली समय होगा। आखिरकार मैं इसे और रोक नहीं सका। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और पूछा, माँ, क्या आप हाल ही में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई हैं? उसने अपनी आंखें चौड़ी की, फिर अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि माँ आजकल जवान दिखने लगी है? नहीं,
चैन याउच ने माँ को एक ब्यूटी कार्ड, एक जिम मेंबरशिप दी और यहाँ तक कि मुझे कई हॉबी क्लासेस में भी दाखिला दिलाया। ये वाकई मजेदार है। इसकी वजह से मेरी दृष्टि व्यापक हुई है और मेरा दिल पहले से ज्यादा खुला है। पहले मैं तुमसे ज्यादा लाभ और हानि को लेकर चिंतित रहती थी, अपनी शादी को बचाने के लिए हर दिन बच्चे पैदा करने के बारे में सोचती थी। अब मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हूँ। शेन याओ, अज्ञात अज्ञा की रणनीति वाकई अद्भुत। मैं तुरंत उठकर बाहर चली गई और झुंझलाहट से बचने के लिए हिजो को बाहर खाने के लिए बुलाया। मेरी शिकायतें सुनने के बाद हिजो ने तुरंत निष्कर्ष निकाला, राष्ट्रपति शेन चाहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें और अधिक सकारात्मक बनने के लिए मार्ग। वो बहुत प्रयास कर रही है। लू जेटुआन, क्या तुम सचमुच प्रभावित नहीं हुए? उसने मुझे उत्सुकता से गपशप करते हुए देखा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। मुझे बस ये बहुत कष्टप्रद लगता है। चाहे जो भी हो, शादी का कोई सही अंत नहीं हो सकता। या तो दोनों लोग एक माइनस दूसरे का चेहरा फाड़ देते हैं और कभी बातचीत नहीं करते, फिर से या जैसे मैं और शेन याओ प्यार में रहते हुए भी समय में रुक गए। लेकिन हमेशा एक व्यक्ति था जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इधर माइनस उधर सोचने के बाद मैंने शेन याओ को फोन करने का फैसला किया, उसे अपने सोचने के तरीके से मनाने की कोशिश की। शेन याओ, अगर हम अपने पुनर्विवाह को एक बड़ी निवेश परियोजना के रूप में देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी नज़र में आप जोखिम मूल्यांकन में पास नहीं हुए हैं। मैं जोखिम लेने के लिए पूंजी निवेश नहीं करना चाहता। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूंगा, इसलिए वो फोन पर काफी देर तक चुप रही। ल्यूजेटवान, क्या आपको हमारी भावनाओं को इस तरह परिभाषित करना होगा? क्या आप मुझ पर सिर्फ भरोसा नहीं कर सकते? शेन याओ, इस परियोजना को महत्व न देने का मतलब यह नहीं है कि यह सफल नहीं होगा, लेकिन मैं अपने वर्तमान निर्णय की जिम्मेदारी लेने को तैयार। मैंने शांति से कहा, शेन याओ और मैं अतीत में वापस नहीं जा सकते। इस विवाह से वास्तव में बाहर निकलने के बाद मैं इसे किसी से भी बेहतर समझ सकता हूँ। शेन याउच ने ठंडी हंसी दी। तो जेटवान, मैं तुम्हारी भावना को महसूस कर सकता हूँ। थकावट मुझे जाने देने के लिए मनाने में तुम्हें कितनी व्याकुलता होगी। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। आखिरकार फोन काटने वाला मैं ही था। तलाक देकर उसने मुझे सबसे ज्यादा सहनशीलता और सम्मान दिया था। अब मैं उसे कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा। लेकिन शेन याओ, मुझे आशा है कि तुम जल्द ही जाने दोगे। मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, दोनों दिल टूटे हुए और असहाय थे। लाटुआन, तुम बहुत तर्कसंगत और हृदयहीन हो रहे हो। क्या तुम उसे कोई उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो? मैंने उदासीनता से उत्तर दिया। शायद मुझे पहले ही शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मुझे पहले ही एहसास हो जाता कि मैं शादी नहीं कर सकता तो चीजें बेहतर होती। शेन याओ एक बार फिर शेनजिंग अंक के कार्यक्रम में दिखाई दी। पिछली बार के विपरीत, जब उसने औपचारिक व्यावसायिक पोशाक पहनी थी, इस बार उसने बहुत वजन कम किया था और एक तंग मोहक लंबी पोशाक पहनी थी। जब काई ने मुझे चढ़ाने के लिए बुलाया, लू जेचुआन, शेन याओ अंक का फिगर वास्तव में बहुत अद्भुत है। वो हमेशा सूट पहनती थी, इसलिए मैं नहीं कर सकती थी। क्या वो इसलिए इस तरह तैयार होती थी क्योंकि उसे डर था कि तुम एक सेक्सी बड़ी बहन को ढूंढोगे, इसलिए वो खुद एक सेक्सी बड़ी बहन बन गई? मैं बस हल्का सा मुस्कुराई। ईवन्या अंक का अपने पूर्व पति के पीछे भागना अब जांग चांग में कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। अब बस ये देखना था कि हम में से कौन पहले सरेंडर करता है। सही कहें तो शेन याओ ने शेन जिंग अंक को ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इस बार का इंटरव्यू पहले जैसा सहज नहीं था। प्रेसिडेंट शेन इन दिनों बहुत ही स्त्रीयोचित कपड़े पहन रही हैं। शेन याओ ने खुद का मजाक उड़ाते हुए ठंडी मुस्कान दी। अंक ऐसा नहीं है बस किसी को दिखाने के लिए पहन। अंक ऐसा नहीं है कि मेरा फिगर अच्छा नहीं है। चैनजिंग अजीब तरह से मुस्कुराई, जाहिर तौर पर थोड़ी घबराई हुई और जांची माइनस परखी हुई। फिर प्रेसिडेंट शेन को नए रोमांस के लिए बधाई। मैं आपकी शुभकामनाएं उधार लूंगी, शेन याओ ने लापरवाही से कहा। उसका उदासीन शांत व्यवहार शेनजिंग के लिए इंटरव्यू जारी रखना लगभग असंभव हो गया। मेरी माँ ने चश्मा पहनकर कार्यक्रम को गंभीरता से देखा, फिर उत्सुकता से मुझसे पूछा, क्या शेन याओ जानबूझकर तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए कार्यक्रम में आ रहा है? मैंने आंखें घुमाई। माँ, क्या तुम्हें अपनी त्वचा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? जल्दी करो और जल्दी सो जाओ। मेरी माँ खड़ी हुई, खिंचाव किया और अपना सिर हिलाते हुए आ भरी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैं वास्तव में अब तुम युवाओं के मामलों को नहीं समझती। अपने कमरे में जाने से पहले मैं आगे बढ़ा और माँ को गंभीरता से देखा। माँ, धन्यवाद। तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मेरे कंधे पर थपथपाया। जेटुआन, माँ को भी अपने लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। मैं तुम्हें किसी अंकल से मिलवाऊंगी, ठीक है? मैं तुरंत हैरान रह गया। सच में? मेरी माँ ने थोड़ी शर्म दिखाई। हम एक माइनस दूसरे को काफी समय से जानते। हम जिम में मिले थे। मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्यों नहीं? मुझे उम्मीद थी कि तुम ऐसे ही रहोगे। मैं उसके लिए वाकई खुश था। सोने से पहले मेरी माँ ने कहा, अजचवान, माँ ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। शेन याओ को एक मौका देने से मत डरना, ठीक है? मैंने गहरी सांस ली और असहाय भाव से उत्तर दिया, माँ, तुम्हें वास्तव में दोषी महसूस करने की आवश्यकता। अगर बचपन में मेरे साथ जो हुआ उसका मुझ पर असर हुआ है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब वो सकारात्मक प्रभाव बन चुका है। अब नकारात्मक दबाव नहीं रहा। मेरा विश्वास करो, मैं वास्तव में अकेले अच्छे से रह सकता हूँ। अभी मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ।
इतना खुश कि मैं कोई और विकल्प नहीं चुनना चाहता। चांग चांग की सबसे अमीर महिला सीईओ शेन याओ तलाक खगोलीय ब्रेकअप शुल्क अभी भी एक गर्म विषय था। अब उनके पूर्व पति के सामने सार्वजनिक रूप से कबूल करने की खबर ने जनता की राय को आग लगा दी। यहाँ तक कि जब काई ने कॉमेडी शो में इस बारे में मजाक किया कि जांग चांग में लू जेटुआन ही एकमात्र पुरुष बचा है। उस दिन अपनी रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद मैं टीवी स्टेशन से निकल गया। हैंक पहले से ही पार्किंग गैरेज में मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कार की खिड़की नीचे की। उसने सम्मानपूर्वक मुझे एक फोल्डर दिया। शिलो, ये कंपनी की बोली लगाने की घटना के लिए आपूर्तिकर्ताओं की नवीनतम सूची है। अध्यक्ष शेन को उम्मीद है कि आप इसमें शामिल होंगे और मेजबानी करेंगे। मैंने उसे लिया और पन्ने पलटे। हैरानी की बात नहीं कि जिंग फूड्स शब्द सूची में था। मेरे पिता शेन जिंग ने 10 साल से ज्यादा समय तक इस फूड कंपनी को चलाया था और एक बार उन्होंने बहुत नाम कमाया था। इसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को भी छोड़ दिया था। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें मेरे आदेश पे भीख मांगनी पड़ेगी। श्री, मैंने बगल से जोड़ा मिशौरा। कृपया चिंता न करें, इस बोली सम्मेलन में क्रय निदेशक मांग की सहायता ली जाएगी। मैंने शेन याओ अज्ञात के सद्भावनापूर्ण इशारे को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। जब तक वो पुनर्विवाह का जिक्र नहीं करती मैं अपना वचन निभाऊंगा और उसके किसी भी काम में बाधा नहीं डालूंगा। इसके अलावा मैं शेन परिवार को भी देखना चाहता था। मैंने फोल्डर को यात्री सीट पे फेंक दिया, फिर हाय माइनस चांग को देखा। तुम हाल ही में बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छी खबर है। हाय चांग थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। असहज होकर उसने अपनी जेब से शादी का निमंत्रण निकाला। मेरी शादी अगले महीने है। मुझे उम्मीद है मुझे यहाँ आने का सौभाग्य देंगे। मैं उन्हें काफी देर तक देखता रहा। मेरी निगाहों के नीचे हंगेन के माथे पर धीरे पसीना आने लगा। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, श्री शिलू, अगर मैंने अतीत में कुछ गलत किया है तो मुझे आशा है कि आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। मैंने अपनी मंशा स्पष्ट किए बिना हल्की हंसी दी। मैं कोई संत नहीं। उसने मुझे पहले भी दुखी किया है। मुझे खुद को माफ करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा, लेकिन इस निमंत्रण का असली उद्देश्य था, है ना, मुझे कंपनी के सम्मेलन में आमंत्रित करना। सीईओ के सचिव को पार्किंग गैरेज में मेरे लिए दुखी होकर इंतजार करने की जरूरत क्यों हो? शेन याओ उन लोगों और चीजों से निपटने में समझदार हो गए थे जिन्होंने मुझे पहले असहज किया था, ताकि मुझे स्पष्टीकरण दिया जा सके। मुझे स्पष्टीकरण, मैं कार्रवाई करने से नहीं डरता था, लेकिन इतना ही काफी था। कंपनी के दो सबसे बड़े शेयरधारक होने के नाते हमारी दूरियां खत्म करना संचालन के लिए फायदेमंद था। आपूर्तिकर्ता सम्मेलन में मैं अध्यक्ष की सीट पर मजबूती से बैठा था। शेन याओ के बिना भी कंपनी के आधे शेयर होने से मेरा वहां बैठना पूरी तरह से वैध था। शेन परिवार के तीनों सदस्य मौजूद थे, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन जांगलिंग ने फोन पर कहा था अगर शेन याओ ना होते तो जिंग फूड्स कब का दिवालिया हो गया होता। मीटिंग के बाद शेन जिंग ने कहा मुझे खाने के लिए बुलाया। जैसे ही मैं बैठा, शेन याओ अंदर आया और मेरे बगल में बैठ गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, जेटुआन, क्या सम्मेलन ठीक से चला? मैं आज बहुत व्यस्त था इसलिए पूछ नहीं सका। उसने शेन परिवार के तीनों सदस्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो उसका अभिवादन करने हुए थे। उनके हाव माइनस भाव बेहद अजीब थे। मैंने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। बुरा नहीं, ये देखना मजेदार था। शेनजिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, हल्की खांसी की और असहज होकर बैठ गया। यांगलिंग इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा विकृत हो गया था। जेटुआन, राष्ट्रपति शेन, आप दोनों का तलाक हो गया है, लेकिन फिर भी आपके बीच इतने अच्छे संबंध हैं। तो वो इसे रोक नहीं पाई। उसने एक बुजुर्ग की तरह लहजा अपनाया। मैं जवाब देने के लिए बहुत आलसी था। शेन याओ ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, तुम्हें परेशान करने के लिए क्षमा। हमारा तलाक सिर्फ मनोरंजन के लिए हुआ था। मैंने उपहास किया। हम आधिकारिक रूप से विवाहित थे, यहाँ तक कि तलाकशुदा भी। हम खुले और सम्मानजनक हो सकते हैं। सीढ़ी चढ़ने के लिए 2 और 1 की चाल का उपयोग करने वाले कुछ लोगों की तरह नहीं। विवाहित होने पर भी वे केवल एक क्रोधी जोड़े हैं। यहाँ तक कि पैदा हुआ बच्चा भी लोगों की नकल करना जानता है। यांगलिंग इतनी क्रोधित थी कि उसके चेहरे की आकृतियां मुड़ गईं और उसके होंठ कांप रहे थे। वो अपनी सीट से उठकर हमारी ओर इशारा कर रही थी। शेन याओ, लू जेचुआन, तुम दोनों। शेनजिंग जल्दी से खड़ा हुआ और अपना वाइन ग्लास उठाया। भाभी का मेरे परिवार की कंपनी की मदद करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस समय हम भविष्य में और भी नए उत्पाद लॉन्च करेंगे। शेन याओ ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाते हुए उदासीनता से बात की। जिंग फूड्स ने हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी उत्पाद चयन सिद्धांतों का पालन किया है। ये बहुत अच्छा है कि श्री शेन को अपने उत्पादों पर भरोसा है। जिंग फूड्स लगभग दिवालिया हो गया था। उन्हें क्या भरोसा था? अगर ऐसा नहीं होता तो शेन जिंग एक अमीर युवा मास्टर होने के नाते जांग के पास भागकर और एक छोटे टीवी स्टेशन के लिए एमसी। शेनजिंग अज्ञात का चेहरा पीला पड़ गया। वो मुझे घबराहट से देख रहा था। जेटुआन, कंपनी में तुम्हारा भी हिस्सा है। शानजिंग ने तुरंत जवाब दिया, जेटुआन, तुम्हारे भाई ने जो कहा वो सही है। जब भी तुम्हारे पास समय हो ट्रांसफर पेपरवर्क को प्रोसेस करने के लिए कंपनी आ जाना। मैंने अपने होंठ सिकोड़ लिए और हल्की मुस्कान दी। कोई जरूरत नहीं मिस्टर शेन। अब आपको कोई साजिश या षड्यंत्र नहीं करना है। बस इसे अपने बेटे के लिए रखो।
शेनजिंग गुस्से में जोर से खांसने लगा। चोंगलिंग ने गुस्से में मुझे घूरते हुए चिल्लाया, लूज इट वान, बूढ़ा आदमी तुम्हें आधी कंपनी देना चाहता है। मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है और तुम इतनी बड़ी और शक्तिशाली हरकत करने की हिम्मत कर। वह दांत पीसती हुई आगे बढ़ती रही। तुमने कंपनी के लिए कभी कुछ किया? मैंने ठंडे स्वर में कहा। तो इसलिए तुमने शेनजिंग को शेनयाओ को बहकाने के लिए कहा? पहला कंपनी को बचाना और दूसरा आसानी से सीईओ का पति बनना। एक तीर से दो शिकार। क्या एक खतरनाक चाल, शेनजिंग ने उत्सुकता से समझाया। भाई भाई तुम गलत समझ रहे हो, जंगलिंग ने बीच में टोका। क्या गलत समझ रहे हो? ये तो साफ है कि शेनयाओ ने जानबूझकर तुम्हारे लिए जाल बिछाया, तुम्हारे जाल में फंसने का इंतजार किया और फिर तुम्हें किनारे कर दिया। जंगलिंग सचमुच दशकों से नहीं बदला था, अभी भी उतना ही घमंडी, बेवजह का नखरा दिखाने वाला, पहले से ही ऊपरी हाथ पाने के लिए कहानियां गढ़ने वाला। ये चाल बहुत ही शानदार थी। अगर बाहर के लोग जो सच्चाई नहीं जानते थे ये सुनेंगे तो वे निश्चित रूप से यही सोचेंगे कि शेनयाओ एक निर्दयी बदमाश है और मैंने शेनजिंग जैसे गरीब जवान लड़के को फंसाने के लिए उसके साथ मिलकर काम किया है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, शेनयाओ ने मेज पर जोर से पटक दिया और सबसे पहले खड़ा हो गया। श्रीमती शेन, अपने शब्दों पर ध्यान दो। तुम चाहती हो कि मैं शेनजिंग के संदेशों को टीवी पर प्रसारित करूं जिसमें वो मदद के लिए भीख मांग रहा है ताकि सभी को सच्चाई पता चल जाए। उसने अपना फोन मेज पर फेंक दिया। शेनजिंग के लिए कोई चेहरा नहीं छोड़ा। तुम गुइंग द्वारा परेशान किए जाने और उसे नाराज करने से डरने के कारण जब हम मांग खेल रहे थे तो आपने मुझे निंग चुआन के सामने अभिनय करने के लिए कहा था। ओह, क्या हुआ श्री शेन? क्या आपकी याददाश्त कुत्ते ने खा ली है? मैंने शेनजिंग की ओर देखा। मेरे आपके विचार में वास्तव में सरल नहीं, हर कदम का हिसाब लगाना, हर चाल की योजना बनाना। मैंने पहले कभी माँ जंग के उस वीडियो के बारे में नहीं पूछा था। यह भी पूरी तरह से शेनजिंग द्वारा निर्देशित था। मैं कई बार ठंडी हंसी, निंग चुआन को नाराज करने के डर से बस एक बहाना था। टियन याओ के साथ एक अस्पष्ट संबंध बनाने और हमारे मजबूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करना असली लक्ष्य था, है ना? शेनजिंग अज्ञात का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो घबराया हुआ था लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण थी। शेनयाओ की ओर देखते हुए ये स्पष्ट था कि वो अपनी हार को स्वीकार करने के लिए कितना अनिच्छुक था। शेनयाओ ने मेरी ओर मुड़कर हल्के से कहा, जचुआन, मैं उस समय मूर्ख था। जब तक वो कहता रहा कि वो तुम्हारा भाई है, निंग चुआन में 8 ऑन्स भी हिम्मत होती तो वो उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। जंगलिंग का गला भराया, वो जवाब नहीं दे पाई। उसका पुराना चेहरा मिट्टी में दब गया था। टुकड़े माइनस टुकड़े हो गए। शेनजिंगा का चेहरा और भी कम रह गया था। उसका चेहरा सुअर के जिगर की तरह लाल हो गया और उसने जंगलिंग और उसके बेटे की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, दुष्ट औरत, अगर तुम खुद बेकार हो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे बेटे को भी बर्बाद कर दिया। बोलने से पहले ही उसकी आंखें पीछे की ओर लुढ़क गईं और वो सीधा पीछे गिर गया। योंगलिंग और शेनजिंग जल्दी से उसे पकड़ने के लिए दौड़े। परिवार में अफरा माइनस तफरी मच गई। मैंने दया करके एक एम्बुलेंस बुलाई, 120। फिर मैं शेनयाओ के साथ रेस्टोरेंट से निकल गया। हम सूखे नहीं थे, बस सड़कों पे चलते रहे। हम काफी देर तक चलते रहे। जब मेरा मूड ठीक हुआ तभी मैंने मुंह खोला और पूछा, अमी, तो तुम नहीं चाहते कि मैं अब अपने जैविक परिवार से मेल माइनस मिलाप करूं? शेनयाओ ने मुझे असहाय भाव से देखा। उसकी आंखों में प्यार भरा था। नहीं, बस मैंने उसे पहचान लिया था। उस परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ मिला सके। वे इसके लायक नहीं है। इज़ेटवान, मुझे माफ करना। शेनयाओ और मैंने अभी तक दोबारा शादी करने की योजना नहीं बनाई। मैं अविश्वसनीय रूप से आजाद और सहज रहता हूँ। शेनयाओ ने भी हर चीज को शांति से स्वीकार कर लिया है। कुछ लोग उस पर हंसे, ये कहते हुए कि इतने समय बाद भी वो मेरे साथ फिर से नहीं जुड़ पाई है, और उसे चेतावनी दी कि वो जीवन भर मेरी कर्मचारी बनी रहेगी। उसने बस शांति से जवाब दिया,